बंगाल में इस बार चुनाव नहीं है, एक सेट किया हुआ गेम चल रहा है जहां वोट से ज्यादा कंट्रोल मायने रखता है। या अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार बंगाल का चुनाव जनता नहीं सिस्टम लड़ रहा है तो क्या आप मानेंगे? बंगाल में फेज 1 में 152 सीटों पर चुनाव हुआ है। पिछले चुनाव में इन्हीं 152 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 59 सीट जीती थी और इस बार उनका मकसद साफ है, एक ऐसा खेला खेलो कि दीदी का सुपड़ा साफ हो जाए। बीजेपी पिछले 4 दशकों से इस मौके का इंतजार कर रही है कि कब वो बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी, अपना परचम लहरा पाएगी। बीजेपी के लिए बंगाल सिर्फ श्याम प्रसाद मुखर्जी का गढ़ नहीं है, बल्कि ये एक लिटमस टेस्ट है जिससे दुनिया को दिखाना है कि वो सिर्फ हिंदू बेल्ट की पार्टी नहीं है बल्कि एक ट्रूली नेशनल पार्टी बन चुकी है और इसके लिए बंगाल जीतना बेहद जरूरी। ऐसा उन्हें लग रहा है कि इस बार ये सपना पूरा हो सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सट्टा बाजार कह रहा है, जहाँ बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। और ये इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कोई नया बड़ा चेहरा आ गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार बीजेपी ने साम दंड भेद सब कुछ झोंक दिया है बंगाल चुनाव जीतने के लिए। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है और यहीं से असली खेल समझ में आता है, क्योंकि चुनाव सिर्फ वोट का नहीं होता है, चुनाव नैरेटिव का होता है, चुनाव परसेप्शन का होता है और चुनाव उस कहानी का होता है जो जनता के दिमाग में बैठा दी जाती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मुझे आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ चुका है जिसकी वजह से मेरा रीच ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी वीडियो का रीच भी बढ़ेगा और मेरी वीडियो जो है और लोगों तक भी जाएगी। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके बताइएगा कि आपको वीडियो पसंद आई है या फिर नहीं आई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या है। अब जरा आप ये सोचिए, अगर किसी चुनाव में असली मुद्दे गायब हो जाएं और उनकी जगह डर बैठा दिया जाए तो क्या वो चुनाव सच में लोकतांत्रिक रहता है? क्योंकि इस बार बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ चुनाव नहीं लग रहा है, बल्कि एक मैनेजमेंट ऑपरेशन लग रहा है, जहां हर चीज़ कंट्रोल में है, मूव प्लान किया जा रहा है, हर नैरेटिव को डिज़ाइन किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, यानी सुरक्षा बलों की तैनाती। मणिपुर में जब हिंसा हुई थी ना, तब केंद्र सरकार के करीब 290 कंपनियां भेजी गई थी, मतलब केंद्र सरकार की तरफ से 290 कंपनियां भेजी गई थी। लेकिन बंगाल के इस चुनाव में 2400 से ज़्यादा CAPF कंपनियां तैनात कर दी गई है, यानी लाखों की संख्या में सुरक्षा बल सिर्फ एक चुनाव को कंट्रोल करने के लिए। क्या बंगाल की हालत मणिपुर से भी ज्यादा खराब है, या फिर ये सिर्फ एक मैसेज है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है कि देखो इस बार सब कुछ हमारे कंट्रोल में है? अब इसके साथ जोड़िए इलेक्शन कमीशन के फैसले। बाइक पर रात में रोक है, बाहरी लोगों पर रोक है, हजारों लोगों को ट्रेबल मेकर घोषित कर दिया गया है और कई लोगों को चुनाव से पहले ही हिरासत में ले लिया गया है। ये सब मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जहां आम आदमी खुद को फ्री नहीं बल्कि ऑब्जर्व किया हुआ महसूस करता है। और जब वोटर खुद को ऑब्जर्वर किया हुआ महसूस करता है तो उसका वोट पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं रहता है। अब यहाँ से शुरू होता है डर का फैक्टर। राहे गुलशन तो फूल खिलेंगे और जो फूल खिलेंगे और रहा तृणमूल। और डर का ये फैक्टर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, ये वोटर लिस्ट तक पहुंच चुका है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि करीब 27 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। अब आप सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 27 लाख कहानियाँ हैं, 27 लाख परिवार हैं जिनके पास पहचान है, जिनके पास कागज है, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट से गायब हो जाता है और फिर उन्हें साबित करना पड़ता है कि वो नागरिक हैं। यही लोकतंत्र है जहां आपको बार बार अपनी पहचान साबित करना पड़े। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये प्रक्रिया सही है, फर्जी वोटर को हटाने की ज़रूरत है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इतनी बड़ी संख्या में नाम कटते हैं और फिर उनमें से कई लोगों को अपील के बाद नाम को जोड़ भी दिए जाते हैं, क्या ये प्रक्रिया फ्लॉलेस है या फिर इसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है?
क्योंकि अगर 138 लोगों की सुनवाई में 136 लोगों को वापस वोट देने का अनुमति मिल सकता है, तो सोचिए अगर सभी 27 लाख लोगों को सुनवाई होती है तो क्या नतीजा यही रहेगा। अब यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रह जाता है, ये सीधा लोगों की इज्जत और पहचान से जुड़ जाता है। जब किसी का नाम कटता है तो समाज में उसे शक की नज़र से देखा जाता है, मजाक में लोग उसे बांग्लादेशी तक कह जाते हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ वोट का अधिकार नहीं छीनता है, यहाँ इंसान की पहचान पर सवाल खड़ा कर देता है। अब आते हैं अगले बड़े मुद्दे पर, यानी नैरेटिव का खेल। बीजेपी का सबसे बड़ा नैरेटिव है घुसपैठिया यानी इन्फिल्ट्रेशन। कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो वो बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कर देगी। लेकिन यहाँ एक बेसिक सवाल उठता है कि पिछले 10 से 12 साल से जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है और बॉर्डर कंट्रोल उन्हीं के पास है, तो अब तक कितने घुसपैठियों को बाहर निकाला गया है। आंकड़ा बताते हैं कि ये संख्या बेहद कम है। अब अगर समस्या ख़त्म नहीं हुई है तो या तो कोशिश कम हुई है या फिर समस्या को जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि राजनीतिक में कई बार समस्या का समाधान नहीं बल्कि उसका अस्तित्व ज़्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक समस्या जिंदा रहेगी तब तक मुद्दा जिंदा रहेगा, और जब तक मुद्दा जिंदा रहेगा तब तक वोट मिलते रहेंगे। यही वजह है कि इन्फिल्ट्रेशन सिर्फ एक कहें तो सिक्योरिटी इशू नहीं है, बल्कि एक पॉलिटिकल टूल भी बन चुका है। अब बात करते हैं फ्रीबीज की। एक तरफ बीजेपी रेवड़ी कल्चर का विरोध करती है, दूसरी तरफ चुनाव आते ही हजारों रुपए देने के वादे कर देती है। बेरोजगारों को पैसा, महिलाओं को पैसा, किसानों को पैसा। दूसरी तरफ ममता बनर्जी पहले से ही ये स्कीम चला रही हैं, यहाँ तक कि लोगों को डायरेक्ट कैश दे रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सही है, सवाल ये है कि ये पैसा आएगा कहाँ से। बंगाल पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ राज्य है। डिप्ट टू जीडीएसपी रेशियो करीब 40% के आसपास है। सरकार का बड़ा हिस्सा सिर्फ सैलरी, पेंशन और कर्ज के ब्याज में चला जाता है। ऐसे में अगर और मुफ्त योजना लाई जाती है तो डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ बचेगा, इंडस्ट्रियाँ कैसे आएगी, नौकरियाँ कैसे बनाई जाएगी, ये कोई नहीं बता रहा है। और यही सबसे बड़ी ट्रैप है जनता के लिए, क्योंकि उसे तुरंत का फ़ायदा तो दिख रहा है लेकिन लंबे समय का नुकसान नज़र ही नहीं आता है, और राजनीति इस कमजोरी का फ़ायदा उठा रही है। अब आते हैं हम लोग सबसे दिलचस्प हिस्से का, यानी आइडियोलॉजी का यू टर्न। एक तरफ बीजेपी खुद को संस्कृति और परंपरा की रक्षक बताती है, दूसरी तरफ बंगाल में वही नेता मछली खाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि वहाँ का वोट बैंक अलग है, वहाँ की संस्कृति थोड़ा अलग है, यानी जहाँ जो चले वहीं स्टैंड ले लूँ। तो फिर सवाल ये है कि क्या ये असली विचारधारा है या फिर एक चुनाव की रणनीति है। और यही चीज़ लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा करती है, क्योंकि जब नेता खुद अपने स्टैंड पर स्थित नहीं रहते हैं तो जनता किस पर भरोसा करे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि इस पूरे चुनाव में असली मुद्दा कहाँ है। रोजगार कहाँ है भाई, शिक्षा कहाँ है भाई, स्वास्थ्य कहाँ है भाई, इंडस्ट्री कहाँ है भाई, कोई बताता ही नहीं है इसके बारे में। क्योंकि इस मुद्दे पर काम करना मुश्किल है, क्योंकि नैरेटिव बनाना आसान है, डर फैलाना आसान है और फ्रीबीज का वादा करना सबसे आसान है। और यही वजह है कि आज का चुनाव मुद्दा का नहीं बल्कि मैनेजमेंट का खेल बन चुका है। हाँ, जीत उसी की होती है जो नैरेटिव कंट्रोल कर ले, जो लोगों के दिमाग में अपनी कहानी बैठा दे। लेकिन असली फैसला अभी बाकी है, क्योंकि जनता सब देख रही है, समझ रही है और अंत में वोट उसी के हाथ में है। सवाल यहाँ पर यह है कि वो डर के आधार पर वोट करेंगे या समझ के आधार पर, क्योंकि जो फैसला आज होगा वही आने वाले 5 सालों तक चलेगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको वोट किसे देना है। अभी एक पेज का वोट कहें तो वोटिंग हो चुकी है और दूसरे पेज की वोटिंग बाकी है, और दूसरे फेज में आपको ही डिसाइड करना है, मतलब जनता को ही डिसाइड करना है कि किसे बंगाल का मुख्यमंत्री बनाना है और किसे नहीं बनाना है। एक तरफ दीदी हैं तो दूसरी तरफ मोदी जी हैं, यानी दीदी वर्सेस मोदी की सीधी कहें तो लड़ाई है, क्योंकि यही दो चेहरे हैं जो आपस में लड़ रहे हैं।